प्राचीन मीमांसा दर्शन के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भाषा, अर्थ और संस्कृति के उस गहरे टकराव को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सदियों पहले भारत के विद्वानों को उलझा कर रख दिया था। जरा सोचिए, जब एक ही शब्द के दो बिल्कुल अलग अर्थ हों, या जब समाज का रोजमर्रा का व्यवहार लिखे हुए कानून से सीधे टकरा जाए, तो आखिर सत्य का फैसला कैसे होगा? ये कोई मामूली भाषाई बहस नहीं थी, यह धर्म और सत्य को स्थापित करने की एक बेहद तार्किक प्रक्रिया थी। तो चलिए मूल स्रोतों के जरिए प्राचीन व्याख्या के इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझते हैं। इस चर्चा के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम अर्थ की दुविधा को समझेंगे, फिर यव और वरा के दिलचस्प केस देखेंगे। इसके बाद अनेक अर्थों का दोष, फिर पाठ और परंपरा का टकराव, और अंत में जानेंगे कि सर्वोच्च पदानुक्रम कैसे तय होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। हिस्सा 1, अर्थ की दुविधा। धर्म के लिए सटीक शब्द क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम सामने आती है। अगर आम बोलचाल में शब्दों का मतलब कुछ और है और धर्म ग्रंथों में कुछ और, तो सही अर्थ कैसे तय हो? यहाँ हमारे स्रोत एक खास कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, शास्त्रस्थ। इसका सीधा सा मतलब है वो अर्थ जो शास्त्रों में गहराई से फिक्स है। ग्रंथों का ये मानना था कि शिष्ट, यानी जो उस समय के विद्वान थे, उन्होंने भाषा के कड़े नियमों का इस्तेमाल करके शब्दों के सटीक अर्थ को अपनी याददाश्त में बिल्कुल एक डिक्शनरी की तरह सहेज कर रखा है। समय के साथ आम बोलचाल में शब्द का अर्थ भले ही बदल जाए, लेकिन विद्वानों की ये भाषाई मेमोरी ही सबसे प्रामाणिक मानी जाती है, ताकि अनुष्ठानों में कोई गड़बड़ी न हो। हिस्सा 2, यव और वराह का मामला, प्राचीन शाब्दिक विवाद। चलिए इस थ्योरी को कुछ असली हिस्टोरिकल केस स्टडीज से समझते हैं। उस जमाने में यव शब्द को लेकर एक बहुत ही फेमस डिबेट थी। एक तरफ आर्य थे जो यव का मतलब लंबे शूक वाला जौ निकालते थे, वहीं दूसरी तरफ म्लेच्छ या कहें कि अन्य क्षेत्रीय लोग इसी यव शब्द का इस्तेमाल प्रियंगु यानी कंगनी के बीजों के लिए करते थे। मजेदार बात यह है कि दोनों ही फसलें बाकी फसलों के पकने से पहले ही मुरझाने लगती हैं, तो दिखने में एक जैसी खासियत है। अब सवाल यह है कि किसी पवित्र अनुष्ठान में अगर यव चढ़ाने को कहा जाए तो आप क्या चुनेंगे, जौ या कंगनी? और यहीं पर बिल्कुल एक जासूस की तरह शास्त्रों का संदर्भ हमारी मदद करता है। वेदों में यव का बखान करते हुए लिखा है, जहां अन्य पौधे मुरझा जाते हैं, ये आनंदपूर्वक खड़े रहते हैं। अब ये जो खास डिटेल है ना, ये पूरी तरह से लंबे शूक वाले जौ से मैच करती है, कंगनी से नहीं। तो इस वैदिक हिंट के आधार पर आर्यों वाला अर्थ तकनीकी रूप से एकदम सही साबित हो गया। ऐसे ही 2 और क्विक एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां कॉन्टेक्स्ट ने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। वराह शब्द के कई मतलब हो सकते थे, लेकिन ग्रंथों में एक सुराग था कि वराह वो है जिसके पीछे गायें दौड़ती हैं। इससे साफ हो गया कि यहाँ बात सुअर की हो रही है, ना कि किसी जामुन के पेड़ की। खुद सोचिए, किसी अनुष्ठान में जानवर की जगह पेड़ रख देना कितना अजीब होता है ना। इसी तरह वेतश शब्द को लेकर क्लैरिफाई किया गया कि ये पानी में उगता है, तो इसका मतलब पानी का बेंत ही होगा। इस तरह टेक्स्ट के अंदर छिपे क्लूज ने किसी भी गलत इंटरप्रिटेशन को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हिस्सा 3, अनेक अर्थों का दोष। विकल्प को अस्वीकार करना। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई एक शब्द के एक साथ कई सही मतलब क्यों नहीं हो सकते? प्राचीन मीमांसा दर्शन विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स के इस आइडिया को सिरे से खारिज करता है। उनका लॉजिक ये था कि अगर एक शब्द के कई अर्थ मान लिए जाएं, तो इंटरप्रिटेशन में 8 तरह के लॉजिकल फॉल्ट्स आ जाएंगे, जिन्हें अष्टदोष कहा गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे एक चाबी से 8 अलग अलग ताले खुल जाएं। सोचिए कितनी अराजकता फैलेगी। हर नए अर्थ के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि उस शब्द में एक बिल्कुल ही नई पावर है। इसीलिए यव या पिलु जैसे शब्दों का बस एक ही फिक्स्ड मतलब होना चाहिए। हाँ, हरि जैसे शब्दों के मामले में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके कई एस्टैब्लिश्ड अर्थ हैं, जैसे शेर, बंदर या ईश्वर। वहां कॉन्टेक्स्ट ही आपका इकलौता सहारा होता है। अब यहाँ से ये विषय लिंग्विस्टिक्स से हटकर सीधे कानून और जुरिस्प्रूडेंस की तरफ टर्न लेता है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर शब्द और उनके अर्थ पूरी तरह से इन प्राचीन किताबों से कंट्रोल होते हैं, तो क्या होगा जब इंसानों का असल बर्ताव या उनके रीति रिवाज इन ग्रंथों के बिल्कुल खिलाफ चले जाएं? असल में समाज और कानून का सबसे बड़ा टकराव यहीं से शुरू होता है। हिस्सा 4, पाठ बनाम परंपरा, स्मृति बनाम आचार। यहाँ स्रोत हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्लैश दिखाते हैं, किताबी कानून बनाम लोकल ट्रेडिशन।
एक तरफ है स्मृति के स्ट्रिक्ट नियम यानी फॉर्मल रिटन टेक्स्ट, और दूसरी तरफ है आचार यानी सदियों से चले आ रहे क्षेत्रीय रिवाज। उदाहरण के लिए बासी भोजन करना, पति पत्नी का एक साथ भोजन करना, या दक्षिण भारत में मामा की बेटी से विवाह करना। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि किस तरह लिखित कानून और जमीनी मान्यताएं बिल्कुल आमने सामने आ खड़ी हुईं। तो ग्रंथों ने इस टकराव को कैसे हैंडल किया? एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देखते हैं। टेक्स्ट में एक स्पेसिफिक रूल दिया गया है, मातुलस्य सुतामुद्वाह्य त्यक्त्वा चांद्रायणम चरेत। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मामा की बेटी से शादी करता है तो उसे चांद्रायण प्रायश्चित करना होगा, जो कि बहुत ही कठिन उपवास की प्रक्रिया थी। ये नियम सीधे तौर पर दक्षिण भारत के उस विवाह रिवाज को पेनलाइज करता है। तो अगर हम सख्त टेक्स्ट को फॉलो करें तो वो क्षेत्रीय प्रथा स्मृति की नज़रों में पूरी तरह अमान्य हो जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन विद्वानों के बीच ये केस कभी क्लोज ही नहीं हुआ। न्याय सुधा और भाटी दीपिका जैसे बाद के ग्रंथों में विद्वानों ने इन लोकल रिवाजों को बचाने के लिए बेहद जबरदस्त और चतुर तर्क दिए। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो प्रथाएं समाज में इतने लंबे समय से रची बसी हैं, उनकी भी अपनी वैलिडिटी होती है। ये दिखाता है कि कानून और परंपरा की ये बहस प्राचीन काल में भी कितनी डायनामिक थी। 5वां और आखिरी हिस्सा, सर्वोच्च पदानुक्रम, श्रुति से निकटता मापना। चलिए अब देखते हैं कि पाठ और परंपरा के इस टकराव को फाइनली कैसे सुलझाया गया। प्राचीन विद्वानों ने इसके लिए दूरी का एक कमाल का लॉजिक इस्तेमाल किया। परम सत्य या अल्टीमेट अथॉरिटी माना गया श्रुति यानी वेदों को। उनका तर्क था कि परंपराएं या आचार सीधे वेदों से नहीं आते। पहले आपको ये अनुमान लगाना पड़ता है कि शायद अतीत में कोई लिखित स्मृति रही होगी, और फिर उस स्मृति से वेदों का अनुमान लगाया जाता है। यानी परंपराएं परम सत्य से 2 कदम की दूरी पर हैं। दूसरी तरफ जो लिखित स्मृति है वो सत्य से सिर्फ 1 कदम दूर है। आप स्मृति से सीधे श्रुति का अनुमान लगा सकते हैं। तो दूरी के इस सिंपल लॉजिक के बेस पर यह तय हुआ कि लिखित स्मृति को अपनी अथॉरिटी साबित करने में कम समय लगता है। बस इसी मास्टर स्ट्रोक की वजह से किसी भी कानूनी विवाद में लिखित स्मृति हमेशा लोकल ट्रेडिशंस को ओवररूल कर देती थी और लिखित नियमों को प्राचीन व्यवस्था में सर्वोच्च बना दिया गया। और अब अंत में जरा इस बात पर गौर कीजिए, प्राचीन भारत के विद्वानों की ये पूरी बहस क्या आपको आज के मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट की याद नहीं दिलाती? आज भी तो लिखित संविधान की पवित्रता और लोगों के व्यवहार के बीच ऐसा ही टकराव होता है। शब्दों के बिल्कुल सटीक अर्थ खोजना और लोकल रिवाजों को लिखित कानून की कसौटी पर परखना। सच तो ये है कि कानून, भाषा और व्याख्या की ये लड़ाई सदियों से ऐसे ही चलती आ रही है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।